नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब के चैनल सचिन कॉरपोरेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बारे में। यह रेल मंत्रालय की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसके तहत भारत में रेल के द्वारा मालवाहकों को अधिक सुगम बनाया जाना लक्ष्य है। इस परियोजना में नई रेल लाइनों का विकास किया जा रहा है जो कि उच्च गति और उच्च क्षमता वाला विश्व स्तरीय तकनीकी के द्वारा बनाया गया होगा। यह ऐसा रेल मार्ग है जिसे विशेष तौर पर माल के परिवहन के लिए बनाया जा रहा है। डीएफसी में बेहतर बुनियादी ढांचे और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का एकीकरण शामिल है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का अर्थ है पूरी तरह से मालगाड़ियों के लिए समर्पित रास्ता, यानी इस रूट पर एक भी पैसेंजर ट्रेन नहीं चलेगी। इंडियन रेलवे को 29% पैसेंजर ट्रेन, 64% फ्रेट ट्रेन, 7% कैटरिंग, पार्सल और एडवर्टीजमेंट से पैसे आते हैं। एक्सप्रेस ट्रेनों की जगह मालगाड़ियों से 64% तक की कमाई होती है, जबकि इसके परिचालन में कोई खास खर्च नहीं होता। फैन, लाइट, पानी, आरपीएफ, जीआरपी, वॉशरूम या पैसेंजर की सिक्योरिटी का कोई खर्च नहीं है। लेकिन पैसेंजर की सुविधा के लिए पैसेंजर ट्रेनों को फ्रेट ट्रेन से पहले प्रायोरिटी दी जाती है। एक एवरेज स्पीड जहां पैसेंजर ट्रेन की 100 किलोमीटर पर आवर की है तो वहीं मालगाड़ियों की एवरेज स्पीड सिर्फ 25 किलोमीटर पर आवर की ही है। पैसेंजर ट्रेनों को पासिंग देने के लिए मालगाड़ियों को घंटों तक जंगलों, स्टेशनों या बीच रास्ते में कहीं भी रोक दिया जाता है, जिससे कंपनियों का माल टाइम पर नहीं पहुंचता। इन्हीं वजहों से कंपनियों ने रेलवे की जगह रोडवेज से माल भेजना शुरू कर दिया, जबकि रोडवेज से 10 गुना ज़्यादा सस्ता रहता है रेलवे का ट्रांसपोर्टेशन। माल ढुलाई का एक बड़ा हिस्सा सड़क परिवहन के माध्यम से होता देख रेलवे ने सड़क परिवहन को आकर्षित करने का काफ़ी प्रयास किया, जैसे विज्ञापन करना, उद्योगों के साथ संपर्क में रहना। पिछले 1.5 दशक से जहां भारत में माल ढुलाई में 700 मिलियन टन से अधिक का उछाल आया, तो वहीं ट्रेनों की लोडिंग क्षमता में इसके अनुरूप वृद्धि नहीं हुई। काफ़ी कोशिशों के बाद रेलवे का डीएफसी प्रोजेक्ट इस प्रयास का सबसे महत्वपूर्ण पहलू बना। इस प्रोजेक्ट में मालगाड़ियों को डबल स्टेक कंटेनर के साथ फुल स्पीड में चलाने के लिए एक अलग रूट का निर्माण करना शामिल था, जिस पर 1.5 किलोमीटर तक की लंबी रेलगाड़ियों को ज़्यादा डिस्टेंस कवर करते हुए 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाया जा सकता है। इस परियोजना की आधारशिला 2006 में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में रखी गई थी। डीएफसी को बनाने का उद्देश्य यही था कि मालगाड़ियों को पूरी रफ्तार के साथ चलाकर माल को जल्दी पहुंचाना। इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए भूमि अधिग्रहण करना, रेलवे ट्रैक बिछाना और रूट इलेक्ट्रीफाइड करना जैसे और भी बहुत सारे कार्य इंडियन रेलवे को दिया गया। लेकिन इंडियन रेलवे ने रेलवे की मौजूदा हालात को बेहतर बनाने का जिम्मा देते हुए इस प्रोजेक्ट से पल्ला झाड़ लिया। ऐसे में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कंपनी बनाई गई, जिसमें वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर शामिल था। इसमें भूमि अधिग्रहण के साथ परियोजना से जुड़े बाकी कार्यों को किया तो गया, लेकिन कुछ खास नहीं। 8 राज्यों से होकर गुजरता रेलवे ट्रैक केंद्र की सरकार के लिए बड़ा चुनौती बना, क्योंकि राज्य की सरकार ऐसे में बहुत आगे नहीं आती और केंद्र की सरकार का सामंजस्य राज्य की सरकारों के साथ ज़्यादा नहीं रहा। इन कारणों से भूमि अधिग्रहण धीमा और कठिन रहा। डीएफसी के एक अधिकारी ने बताया कि 88% भूमि 2014 तक अधिग्रहित कर ली गई, फिर भी पूंजीगत व्यय बहुत कम रहा। अगर 2006 और 2014 के बीच पूंजीगत व्यय का उपयोग 4000 करोड़ रुपए था, तो 2014 के बाद यह 45,000 करोड़ रुपए हो गया। इस परियोजना में जबरदस्त पैसा लगाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा निगरानी भी बहुत खास कर दी गई है। मंत्री जी हर सप्ताह डीएफसी पर समीक्षा बैठक करते हैं। वैसे यह ऐसी परियोजना है जो 1 दशक से अधिक समय से भी भूमि अधिग्रहण और ऋण मंजूरी को लेकर कई बाधाओं का सामना कर रही थी, लेकिन वो दौर भी आया जब सत्ता बदली और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। फिर यह परियोजना एक बार रफ्तार पकड़ी और आज लगभग इसका काम पूर्ण होने की कगार पर है। वैसे मोदी जी का इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़्यादा ध्यान रहता है। इस प्रोजेक्ट को उनका ड्रीम प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कंपनी में WDFC और EDFC का निर्माण कार्य शामिल है। बात करें वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर की, तो यह 1506 किलोमीटर लंबा रूट उत्तर प्रदेश के दादरी से शुरू होकर हरियाणा, राजस्थान, गुजरात होते हुए महाराष्ट्र के मुंबई में जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह तक है। इस परियोजना का काम 863 किलोमीटर तक पूरा हो गया है। 30 अगस्त 2023 से लॉन्ग हॉल और डबल स्टेक ट्रेनों का संचालन ICD दादरी से गुजरात के पीपा गांव और मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कंटेनर तक शुरू हो जाएगा। WDFC को लेकर यह बड़ी सूचना सामने आई है। और वहीं बात करें EDFC की, तो 1839 किलोमीटर की दूरी के साथ ये कॉरिडोर पंजाब के लुधियाना से शुरू होकर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड राज्य से होकर वेस्ट बंगाल के दानकुनी में समाप्त होती है। ऐसा कहा जा रहा है कि यह परियोजना पूरी होने के बाद 70% मालगाड़ियाँ डीएफसी में स्थानांतरित हो जाएगी। ऐसे में मौजूदा ट्रैक इंडियन रेलवे के पैसेंजर के लिए खाली हो जाएंगे और नई ट्रेनें शामिल हो सकेंगी। इससे ट्रेनों की टिकट की धांधली और मारामारी लगभग खत्म हो जाएगी।
वैश्विक स्तर पर भारतीय रेल चौथे नंबर पर आता है, जो प्रतिदिन 33 लाख टन माल की ढुलाई करता है। इसमें मुख्य रूप से कोयला, इस्पात, पेट्रोलियम उत्पाद, लौह अयस्क, सीमेंट, उर्वरक, खाद्यान्न और कंटेनर शामिल हैं। इंडियन रेलवे का एक बड़ा जत्था डीएफसी पर आ जाने से दोनों में एक विशेष प्रगति होगी। डीएफसी के निर्माण होते ही भारत सरकार का प्लान है कि डब्ल्यूडीएफसी और ईडीएफसी के बगल में ही इसके पैरेलल बड़े बड़े कारखाने लगाने का, ताकि मालों की ढुलाई आसानी से हो सके। डब्ल्यूडीएफसी जहां 1506 किलोमीटर की है, तो वहीं इससे बड़ा ईडीएफसी 1839 किलोमीटर है। ईडीएफसी की लंबाई ज़्यादा होने से इसे बनने में थोड़ा समय जाएगा, लेकिन फिर भी इसकी 861 किलोमीटर तक की कुल लंबाई को चालू कर दिया गया है और डब्ल्यूडीएफसी की भी 863 किलोमीटर की कुल लंबाई चालू है। शिप से ट्रांसपोर्टिंग करना जहां एक तरफ सबसे सस्ता माना जाता है, तो वहीं इसके बाद रेलवे का ट्रांसपोर्टिंग सड़क परिवहन से कई गुना ज़्यादा किफ़ायती होता है। 100 रुपये के सामान में लॉजिस्टिक कॉस्ट जुड़ जाने की वजह से यह 30 रुपये महंगा यानी 130 रुपये का हो जाता है। लेकिन डीएफसी के आने से इस पर लगाम लगेगा। अब रेलवे लाइन को सीधे पोर्ट के पास बने लॉजिस्टिक पार्क तक ले जाया जाएगा, जिससे माल की लोडिंग अनलोडिंग यहाँ से ही तुरंत हो जाएगी। ऐसे में शिप को भी छोड़ दिया जाएगा। परिणाम स्वरूप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी होगी। बढ़ते डीजल के दामों और प्राकृतिक संसाधनों के बचाव हेतु डीजल लोकोमोटिव WDG4, WDG4G, WDM3A को धीरे धीरे किनारे लगाकर उसकी जगह पर पावरफुल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव जैसे वैग-9 और बिहार के माधेपुरा फैक्ट्री में बना 12,000 हॉर्स पावर के साथ दुनिया की सबसे पावरफुल लोकोमोटिव वैग-12 को लाया जा रहा है, जिससे डबल स्टेक कंटेनर को बड़े ही आसानी से हॉल किया जाएगा। इन इलेक्ट्रिक इंजनों के परिचालन से पर्यावरण को कोई क्षति नहीं पहुंचेगी और लगभग डीजल इंजनों के मुकाबले इलेक्ट्रिक इंजनों के चलने से सालाना 12,000 करोड़ रुपए की बचत होगी। जहां आमतौर पर इंडियन रेलवे के फ्रेट ट्रेनों की एवरेज स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर है, तो वहीं डीएफसी के ट्रैक पर ट्रायल के दौरान इसे 130 किलोमीटर की स्पीड से चलाया गया। वैसे इसे 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चलाएंगे। बात करें डीएफसी में बने रेलवे स्टेशन की, तो यहाँ इंडियन रेलवे के स्टेशनों के ही नाम को लिया गया है। बस हर स्टेशन के आगे न्यू लगा हुआ है, जैसे न्यू दानकुनी, न्यू गोमोह, न्यू सोननगर, न्यू डीडीयू, न्यू भाऊपुर, न्यू खुर्जा, न्यू पिलखनी, न्यू टुंडला जंक्शन आदि और भी कई सारे स्टेशन शामिल हैं। डीएफसी के निर्माण के दौरान इसके कई सारे रूट का कंस्ट्रक्शन चुनौतीपूर्ण रहा। जैसे डब्ल्यूडीएफसी के द्वारा हरियाणा के सोहना के पास अरावली हिल्स के भीतर से होकर गुजरने वाली 1 किलोमीटर की लंबी टनल बनाई गई। ये विश्व की ऐसी टनल है जिसमें मालगाड़ियों के लिए दोहरी इलेक्ट्रीफाइड रेल लाइन को बिछाई जा रही है। इस टनल में रेलगाड़ियां 100 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी। यह 1 किलोमीटर की लंबी सुरंग आधुनिक इंजीनियरिंग का एक अद्भुत उदाहरण है। ये सुरंग इतनी चौड़ी है कि इसमें 2 मालगाड़ियां एक साथ 100 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ सकती हैं। इस ऊंचे सुरंग के ऊपर ओवरहेड इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट लगे होने के बावजूद इसमें डबल डेकर फ्रेट ट्रेन रेक चल सकेंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि एक बार डीएफसी का निर्माण पूरा होने पर यह एक ही दिन में 1 लाख ट्रक जितना माल ढोएगी। इंडियन रेलवे से ज़्यादा आधुनिक डीएफसी के रेलवे स्टेशन को बनाया गया है। डीएफसी में लगे ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम से रेलवे के एक्सीडेंट को कम करने में मदद मिलेगी। ट्रेन डिरेलमेंट जैसे केसेस ना हो, इसके लिए मजबूत रेलवे ट्रैक को बिछाया गया है। इंडियन रेलवे में 700 मीटर तक लंबी मालगाड़ी को ही चला सकते हैं, क्योंकि उससे लंबी हुई तो वह लूप लाइन को क्रॉस करके मेन लाइन को ब्लॉक कर देगी, जिससे पीछे आ रही ट्रेनों का परिचालन रुक जाएगा। लेकिन डीएफसी में लूप लाइन को 2 किलोमीटर तक लंबा बनाया गया है, जिससे डीएफसी पर चल रही 1.5 किलोमीटर लंबी ट्रेन को बड़ी ही आसानी से खड़ी करके दूसरी ट्रेन यानी जो पेरिसेबल गुड्स जैसे दूध, मछली, हरी सब्जियां या फल, मीट आदि को ले जा रही हो उसे पासिंग दे सकते हैं। डीएफसी में मालगाड़ियों का संचालन सुगमता पूर्वक हो, इसलिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा यूपी के प्रयागराज में एक आधुनिक स्टेट ऑफ द आर्ट ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर बनाया गया है। यह कंट्रोल सेंटर दुनिया के सबसे बड़े नियंत्रण केंद्रों में से एक है। ईडीएफसी पूरी तरह से यहाँ से ही कंट्रोल किया जाएगा, तो वहीं डब्ल्यूडीएफसी के लिए ऐसा ही कंट्रोल रूम अहमदाबाद में बन रहा है और दोनों के बैकअप सेफ्टी के लिए तीसरा कंट्रोल रूम नोएडा में तैयार किया जा रहा है। 1950 में 80% तक माल का ढुलाई रेलवे से होता था, लेकिन 2020 तक यह 30% तक ही सीमित रहा। पर डीएफसी के आने से 2050 तक 50% तक माल की ढुलाई रेलवे करने लगेगा। अंदर के रास्तों के माल की ढुलाई जहां रोडवेज से होगी, तो मेन लाइन के मालों की ढुलाई पूरी तरह से रेलवे द्वारा होगा। डीएफसी के आने से कई लोगों को रोजगार मिल रहा है। ऐसे ही बेहतर रेल कनेक्टिविटी के लिए रेलवे का आगे का भी प्रोग्राम है, जिसमें दिल्ली से चेन्नई के बीच एनएचडीएफसी नॉर्थ साउथ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को बनाना और ईस्टर्न वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण करना आदि शामिल है। हम आपको बता दें कि इंडियन रेलवे के लोकोमोटिव को डीएफसी के अंदर पहुंचाने के लिए एक स्पेशल क्लियरेंस की आवश्यकता होती है, जिसके बाद लोकोमोटिव की एंट्री डीएफसी के अंदर की जाती है। माल की तीव्रता से आवाजाही को देख आज कई सारी कंपनियां लगातार डीएफसी के संपर्क में आ रही है।
आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा, शेयर करें, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को टच करें। मिलता हूँ एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।